हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जीम इंडिया स्कूल। हम क्लास 10th कर रहे हैं। क्लास 10th के सिविक्स का हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसके फीचर्स स्टार्ट कर दिए थे और हमने इसके 4 फीचर्स कर लिए थे। कौन कौन से फीचर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? एक तो रिटन एंड लार्जेस्ट, हाथ से लिखा हुआ है और सबसे बड़ा है। रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। सोवरेन स्टेट का है इसमें प्रोविज़न। सोशलिस्ट और सेकुलर है। और अब हम करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Under this system, the powers of executive vest in the Council of Minister and the President is the tutorial head. अब ये क्या है? हमारा इंडिया में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये कौन सा फॉर्म का है? ये पार्लियामेंट्री, मतलब संयुक्त फॉर्म में है ये। इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे डिवाइड है और प्रेसिडेंट इसके हेड होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सारे बराबर के जिम्मेदार होते हैं। इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन। और क्या होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स को रिज़ाइन भी करना पड़ता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। As per the first schedule of the Constitution, India is a federation of state. क्या है इंडिया? बहुत सारे स्टेट्स का एक फेडरेशन है। दस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटअप। काफ़ी सारे हैं तो सबके साथ में काम यहाँ पे किया जाता है। द पावर ऑफ इंडिया आर नॉट ओनली सेंट्रलाइज्ड एट वन प्लेस एंड आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड बोथ हैव इंडिपेंडेंस इन देयर रेस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। अब क्या है, जैसे राजाओं के टाइम पे होता था कि पावर पूरा राजा के पास में, पर यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो पावर है वो सेंट्रल के पास में भी है और स्टेट के पास में भी है, और दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन एंड रिजिड टू कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड इट इज़ सुप्रीम। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमने बताया था कि ये रिजिड है और काफ़ी हद तक चीज़ें समझता है और ये सबसे ऊपर है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम गार्जियन कहा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो द पावर्स टू interpret the constitutional provisions and decide constitutional disputes arising between center and the state. और सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या पावर है कि वो संविधान के प्रोविजंस को भी इंटरप्ट कर सकता है, और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉल्व करता है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। The judiciary is independent as it has power to interpret the constitution and protect the fundamental rights of the citizen. अब क्या है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? क्योंकि यहाँ पे हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन पावर टू द जुडिशरी टू रिव्यू लॉज enacted by the parliament and legislative assemblies and executive orders passed by the executive and declare such laws in and orders null and void if they are against the spirit of the constitution. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है कि जैसे जो हमारे संसद भवन हुआ, विधानसभा हुई, यहाँ से अगर कोई ऑर्डर पास होता है, ठीक है, और वो मानव हम लोगों के लिए अगर वो फ्रूटफुल नहीं है या हमारे काम का नहीं है, तो जो संविधान है उसके हिसाब से उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। जैसे हम अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई हनन कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको चेक कर सकता है, उसे नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं। Suitable provisions have been made in the Constitution to ensure impartial functioning of judiciary. Impartiality of judiciary depends upon the manner of the recruitment and removal of judges, their working and the service condition. अब क्या है, कई सारे प्रावधान भी दिए हैं कि अगर इम्पार्शियल हो रहा है, मतलब भेदभाव वगैरह होता है जुडिशरी में, उसके लिए। तो अब ये कैसे होता है, क्या होता है कि जिससे रिक्रूटमेंट होता है, जजों को रखना, उनको निकालना, उनका काम करना,
Judges of the Supreme Court are appointed by the President as per the procedure laid down in this regard. अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें प्रेसिडेंट करता है पूरे प्रोसेस के हिसाब से. बट द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव देम. पर प्रेसिडेंट के उन्हें अपॉइंट तो कर सकता है, पर प्रेसिडेंट के पास में ये पावर नहीं है कि उन्हें हटा भी दें. द सैलरी एंड द अलाउंसेज ऑफ द जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग टू देयर टेन्योर इन द ऑफिस. और उनकी जो सैलरी है वो कम नहीं कर सकते, नहीं कम की जा सकती. ड्यू टू दीज प्रोविजंस द जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. और इसी वजह से जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकती. ये देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हुए हैं. कौन कौन से होते हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Our fundamental rights and duties. For all-round development of the citizens, fundamental rights are essential. There is a provision of fundamental right for the citizen. In case they are violated, a citizen has a right to approach the High Court or Supreme Court during the period of emergency. These fundamental rights can be suspended. अब क्या है? अब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स, ये सारे. तो ये हमारे पूरे तरह के विकास की वजह से दिए गए हैं. अब क्या होता है? अब किसी केस में अगर ये राइट्स हमारे ख़त्म होते हैं या कोई छीनता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे राइट सस्पेंड हो गए हैं. सस्पेंड हो गए, कैसे सस्पेंड हो गए? कि जैसे लॉकडाउन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना मना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना मना है, तो हमारे पास तो राइट है, हम कहीं भी जा सकते हैं. पर इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से हमारे राइट्स जो हैं वो भी सस्पेंड हो गए हैं. ठीक है. द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट 42 1976. 11 fundamental duties have been specified in the constitution. अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं? ये वो ड्यूटीज़ हैं जो हर एक देशवासी की हैं देश के लिए. अब देखिए ये सारी हैं. टू अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. उन सारे नोबल आइडियाज़ और उन सारे नोबल लोगों ने जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, हमारे नेशनल स्ट्रगल में रहे, उन सबको फॉलो करना है और उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाना है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री. क्या करना है? सोवरेन मतलब धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाना है, भारत की अखंडता को भी आगे बढ़ाना है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो. भारत को, देश को बचाना है और जब कभी देश को ज़रूरत हो तो आगे जाके उसकी मदद भी करना है. टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़. टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वुमन. क्या करना है? अब भाईचारे को भी स्थापित करके रखना है. भारत में इतने अलग अलग तरह के लोग, इतने इतने कल्चर, सब कुछ है, उस सारी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ख़त्म करना है. औरतों का मान सम्मान भी बनाना है. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर. क्या करना है? भारत का जो हेरिटेज है, जो पुरानी सभ्यता वगैरह हैं, जो कल्चर हैं, उनको भी बचा के रखना है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर. क्या करना है? अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे पुराने तालाब हुए, झील हुई, नदियाँ हुई, फॉरेस्ट हुए, इन सब को भी बचाना है, इनको भी ज़िंदा रहने का अधिकार है. टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड
reform to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collectively activity so that the nation constantly rise to higher level and endeavor and achievement. तो जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाना है, उनको क्या करना है, उनको बचा के रखना है, हिंसा नहीं करनी है। पर प्रैक्टिकली में ये सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसका नुकसान हम ही करते हैं, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है वहाँ भी जाके अपना नाम गोद के आ जाते हैं, और पेड़ों को भी काटने में कमी नहीं करते, जबकि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be ward between the age of 6 to 14 ईयर। और जो भी अभिभावक हैं उन्हें अपने बच्चों को 6 से 11 साल तक की एज में एजुकेशन देना है, और इस एज के बच्चों को एजुकेशन दिलाना ज़रूरी भी है, ये उनको उनका एक ड्यूटी है। Directive Principles of State DPSP. In the fourth part of Constitution, fundamental principles of governance have been described. These are known as directive principles. अब फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, मतलब कैसे सरकार काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये किसके लिए हैं? गाइडलाइंस ये हैं राजनीतिक के लिए, सामाजिक के लिए, आर्थिक के लिए और मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट टू बी इन्फोर्स्ड, बट दे आर फंडामेंटल इन गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब ये जो हैं इसको कोई कोर्ट लागू नहीं कर सकती, पर ये नैतिकता के आधार पर और गुड गवर्नेंस के लिए लागू करना ज़रूरी रहता है। थ्रू दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एन अटैम्प्ट हैड बीन मेड टू सेट अप फॉर अ वेलफेयर इन स्टेट। और इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों के आधार पर कोशिश की गई है कि भारत का कल्याण किया जाए, उसके बारे में अच्छी चीज़ें की जाएँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ टू इट्स ऑल एडल्ट सिटीजन। अब जो संविधान है उसने राइट टू वोट का अधिकार दिया है सारे भारतीय नागरिक को। बाय एडल्ट फ्रेंचाइज इट इज़ मीन दैट द एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट ऑन अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट एज। इसके तहत क्या होता है कि सबको वोट डालने का अधिकार है एक निश्चित एज पार करने के बाद। In the Constitution, the right is given to all the citizens who attain the age of 18 years। और संविधान के अनुसार जितने भी भारत के नागरिक हैं 18 साल की एज पूरी करने के बाद में उनको ये अधिकार मिल जाता है, irrespective of their religion, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और किस सब के बावजूद उनकी जाति क्या है, उनका कौन सा कल्चर है, मेल है, फीमेल है, किस जगह पैदा हुए हैं, उस सब के बावजूद उनको वोट डालने का अधिकार होता है, पर उसमें उन्हें इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। सिंगल सिटीजनशिप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। she is a citizen of India irrespective of his or her place of residence in the country. Thus, a person living in a Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab are not the citizens of the state but of India। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि जन्म के आधार पे, जैसे कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में हुई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिटीजनशिप में नहीं आऊँगी। आप कहीं भी पैदा हुए हो, आप किसी भी राज्य के हो, आप कहलाओगे क्या? भारत के नागरिक कहलाओगे आप। द सिटीजन्स of India can seek an employment anywhere in the country and enjoy same rights anywhere within the Indian territory। और भारत के जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं, भारत देश में कहीं पे भी जाके अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। The framers of the Constitution were aware of the fact that the life of the people of a country is closely associated with the culture and rich heritage of the country। The identity of a country is not on the basis of political organization of beliefs but on the basis of culture, tradition, beliefs and feelings of nationality। अब जो संविधान बनाने वाले थे उनको पता था कि हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और हमारी जो पहचान है वो कैसे है? वो हमारी राजनीति की उस पर पहचान नहीं, हमारी पहचान हमारे कल्चर से है, हमारे ट्रेडिशन से है, हमारे बिलीफ से है और हमारी राष्ट्रीयता से है, हमारी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है उससे है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेयरली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बट मच मोर देन दैट। अब जो संविधान है ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, उससे भी बढ़ के बहुत कुछ है। इट कंटेन्स कल्चर एंड नेशनल वैल्यूज़ इन इट। इसमें क्या सांस्कृतिक और राष्ट्रीय वैल्यूज़ भी हैं। इन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द नाइस कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ अ कंट्री हैज़ बिन डिपिक्टेड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स। और इसमें क्या किया गया है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें लिखा गया है अच्छा हमारा कल्चर लिखा गया, हेरिटेज को लिखा गया, बहुत ही अच्छे से उसको दर्शाया भी गया पिक्चर्स के माध्यम से। दीज पिक्चर्स डिपिक्ट द ट्रेडिशन ऑफ मोहनजोदारो एंड वैदिक पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। और इन पिक्चर्स में मोहनजोदारो मिल जाएगा, वैदिक पीरियड मिल जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट मिलेगा। These pictures are of bull seal of Mohenjo-daro period. Ram returning with Sita in the पुष्पक विमान after the victory of Lanka. मोहनजोदारो की सील्स हैं, राम सीता का पिक्चर है जब वो पुष्पक विमान से वापस लंका से आ रहे थे। प्रीचिंग ऑफ गीता बाय श्री कृष्ण टू अर्जुन, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते हुए हैं। लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, अकबर इन द बैकग्राउंड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, द हिस्टोरियल डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, द हिमालयाज, द इंडियन ओशियंस। तो ये सारी पिक्चर्स उसमें मेंशन की गई हैं हमारे संविधान में। तो हमारा ये पूरा संविधान जो है ये सिर्फ एक किताब नहीं होके बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें रन करती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होते हैं वो कैसे रिज्यूम होंगे, कौन कौन से राइट्स हमारे पास होना चाहिए, हमारे को भारत में वर्त लेते ही कौन से राइट्स मिलते हैं, हमारा क्या क्या राइट है क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमारे साथ कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें संविधान में अच्छे से मेंशन की गई हैं। इसीलिए इसे बनने में 2 साल 18 महीने और कितने दिन का टाइम लगा था, 11 दिन का टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम इसको लगा था। 166 मीटिंग हुई थी और 11 कन्वेंशंस हुए थे। तो ये हमारा पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके साथ में मैं इसके क्वेश्चन आंसर शेयर कर लूँगी। ओके, टेक केयर।